नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होने वाली है उसे लेकर एक खास वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें सिलेबस, रणनीति क्या हो, क्या एक बार में आप परीक्षा पास कर सकते हैं, नोट्स कैसे बनाएंगे, इन चीज़ों पर पहले भी हमारी वीडियो आई है। लेकिन ये खास वीडियो है जिसमें टॉपर्स के अनुसार में किस प्रकार से तैयारी करनी है ये आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार के टॉप 10 में 6 से ज़्यादा लोग हमारे हैं। आपको ये भी पता है कि कुल मिलाकर के 80 प्लस लोग हमारे मार्गदर्शन में पास किए हैं। तो आपकी रणनीति कैसे होनी चाहिए, आप अपनी तैयारी को कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस और मुख्य परीक्षा की सिलेबस। प्रारंभिक परीक्षा कुल मिलाकर के 200-200 अंक का 2 पेपर का होता है, यानी कि पहला पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं सामान्य अध्ययन के और दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं झारखंड के। पहला पेपर में इतिहास, भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक्स, समसामयिकी, साइंस सहित झारखंड से भी क्वेश्चन आते हैं। वहीं दूसरा पेपर में झारखंड की संस्कृति, झारखंड से जुड़ी हुई जनजातियाँ, झारखंड की मिट्टी, झारखंड का मॉनसून, यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ का फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, संसाधन, ये सारे से क्वेश्चन के अलावा यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम, अलग अलग जनजातियों की क्या व्यवस्था है, उनकी किस प्रकार की उनकी जो सामाजिक परिवेश है उससे क्वेश्चन आता है। CNT और SPT एक्ट से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था के अलावा वहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है, मुखिया के क्या काम होते हैं, ग्राम सरपंच के क्या काम होते हैं, झारखंड में ट्रेडिशनल सिस्टम क्या रहा है अलग अलग जनजातियों में, और जनजातियों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, ये सभी चीज़ों से क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए डिटेल्स में आपको तैयारी करना होगा। आप इसके लिए vinayasacademy.com पर भी जाकर के तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें मेंस है, जो मेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मेंस में कुल मिलाकर के जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस परीक्षा किसी एग्ज़ाम का मुख्य परीक्षा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो आप नंबर लाते हैं और जो इंटरव्यू में नंबर लाया जाता है इसके आधार पर ही रिजल्ट निकाला जाता है। तो मुख्य परीक्षा की अगर बात करेंगे तो मुख्य परीक्षा में खास तौर पर 4 सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और इसके अलावा एक क्षेत्रीय भाषा की पेपर होती है और एक पेपर होता है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी साथ में होते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी 50-50 नंबर का होता है। जो JPSC ने 6ठी JPSC में मेरिट लिस्ट में इस नंबर को जारी कर दिया और मेरिट लिस्ट में इसे जोड़ भी लिया, जिसके बाद कई विवाद हुआ, लेकिन JPSC ने कहा कि ये कुल पूर्णांक में शामिल होगा। इसमें मैट्रिक इंटर स्तर के इंग्लिश और मैट्रिक इंटर स्तर के जो हिंदी है इससे संबंधित क्वेश्चन होता है 50-50 नंबर का। वहीं दूसरी ओर रीजनल लैंग्वेज जो 150 नंबर का होता है, जिसमें आप कोई भी पंचपरगनिया, खोरथा, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इसके अलावा नागपुरी, कोई विषय ले सकते हैं जो लिस्टिंग दी हुई है। जब आप इन तमाम विषय को लेंगे जिसमें 150 अंक में से आप अगर 100 अंक तक लाते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं सोचना है कि जो टॉपर्स ने लिया है वही आप ले लीजिए। जैसे प्रदीप प्रणव की नागपुरी थी, किसी टॉपर्स का खोरथा था, किसी का हिंदी साहित्य था, किसी का अंग्रेजी साहित्य था, रिजल्ट सारे का हुआ है। बट ये नहीं समझना है कि अगर हम इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। आपको ये समझना है कि आपकी जिसमें रुचि हो, जिसको आप समझते हैं, जो आपके लिए ईजी हो, उसको लिया जाएगा तो अच्छा होगा। अब आपको मेंस में सामान्य अध्ययन का पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। GH के 4 पेपर जो होते हैं ये 200-200 नंबर करके हैं, यानी कि सब मिलाकर के ये हो जाता है 800 नंबर का 4 पेपर, यानी कि 800 नंबर। 100 नंबर का हिंदी अंग्रेजी यानी कि 900 नंबर और 150 नंबर का क्षेत्रीय भाषा, यानी कि कुल मिलाकर के 1050 नंबर, ये टोटल नंबर है। अब जो 200-200 का नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे। इसके लिए आपको चैप्टर वाइज नोट्स बनाने की ज़रूरत है। चूँकि JPSC की सिलेबस IAS से भी ज़्यादा कठिन बनाई गई है,
इसकी सिलेबस अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग से भी ज़्यादा कठिन है और तमाम चैप्टर को इसमें शामिल किया गया है। जेपीएससी में मेंस परीक्षा में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ सब्जेक्टिव भी होते हैं। कुछ पेपर में 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें 2-2 नंबर का होता है, यानी कि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव है। वहीं कुछ पेपर में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जो 40 नंबर का हो जाता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव मेंस के सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। कभी भी किसी बच्चे को तैयारी पहले मुख्य परीक्षा की करनी चाहिए, ना कि पीटी की करनी चाहिए। अगर आप पीटी की तैयारी कर लेते हैं और समय 1 साल में एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी और आपको ये समस्या को आगे चल कर के दिक्कत और चुनौतियों का सामना करना होगा। इसलिए कोशिश करना है कि एग्ज़ाम जो हो, उस एग्ज़ाम में आपकी पूरी जो रणनीति हो वो मेंस के लिए ही बनानी चाहिए, ताकि आप मेंस परीक्षा में आसानी से पास कर जाएंगे। अगर पहले पेपर को देखा जाए तो उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी को रखा गया है। हिस्ट्री में भी पूरा इतिहास है, ज्योग्राफी में भी पूरा भूगोल है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चैप्टर में तो नहीं है लेकिन आपको पढ़ना है। तो आप जैसे कि हिस्ट्री का मैपिंग या ज्योग्राफी का मैपिंग ये चैप्टर में नहीं है, लेकिन इसे जब जानिएगा तो आप इससे क्वेश्चन मेंस में लिखते समय आपको फ़ायदा होगा। तो आप सिलेबस के थोड़ा बाहर जा कर के भी पढ़ाई करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट ज़्यादा बिल्डअप हो। और जब आप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हर चैप्टर में एक कॉन्सेप्चुअल न्यू अप्रोच होता है, फ्लो चार्ट से बनाया जाता है। अगर आप फ्लो चार्ट से स्टडी करते हैं तो आपके लिए एनालिसिस करने में सुविधा हो जाएगी, एनालिसिस के साथ साथ में फ्लो चार्ट बनाने में सुविधा होगी। और फ्लो चार्ट के माध्यम से जब बताएंगे तो उसमें वर्ड पावर की लिमिट को भी आप ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट में टीचर भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नए प्रकार से प्रेजेंटेशन होता है। जैसे कोई एक मूवी बन रही है, वही पुरानी स्टोरी को अगर नए टाइप से प्रेजेंट कर दिया जाए तो पिक्चर सुपरहिट हो जाता है। उसी प्रकार से नोट्स सबके पास होते हैं। आप इंटरनेट का ज़माना है, आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं, जेरोक्स मंगवा लेते हैं, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, हजारों प्रकार के मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन नंबर उसी का आता है जो अपने से मेहनत करके उसके अंदर कुछ नए इनपुट को डाले हैं। जो नोट्स के अलावा भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो चैप्टर वाइज पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर वाइज पढ़ने से ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप चैप्टर के अनुसार चलेंगे तो आपको नोट्स बनाने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और पूर्व के क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, चाहे वो किसी स्टेट कमीशन का क्वेश्चन रहा हो, जेपीएससी का रहा हो या फिर आईएएस का रहा हो। जब आप क्वेश्चन के अनुसार में चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और परीक्षा निकालने में आपको काफ़ी आसान हो जाती है। क्योंकि झारखंड लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें अभी तक का जो इतिहास रहा है जेपीएससी का, इसमें समय मिल जाता है बच्चों को। मतलब पीटी हो जाने के बाद कोई केस मुकदमा हो जाता है, 2-3 साल का समय मिल जाता है, तो बच्चे मेंस की तैयारी करते रहते हैं। कुछ लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन अब जैसा लग रहा है कि 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी जो होगी या इसके बाद 10वीं 11वीं होगी, इसमें जो जेपीएससी के पास जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई गई है कि बच्चों को दिक्कत नहीं हो और पूरे सिलेबस को अच्छा से कवर अप करें। तो हम आपको इसमें तमाम सिलेबस भी देने की कोशिश किए हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें आप सिलेबस को समझ पाइए। साथ ही साथ आप सिलेबस भी देखते जाइए। जैसे कि पहला पेपर पे इतिहास है। अब देखिए इतिहास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, आपको इसमें क्लियर कट दिखाई देगा कि इतिहास में ये सारे चैप्टर को पढ़ना है। जिसमें सिंधु, अब अगर प्राचीन भारत से शुरू करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के हर्षवर्धन तक है, जिसमें गुप्त काल आ जाते हैं, मौर्य काल आ जाता है, मगध आ जाता है, तमाम चीज़ें आ जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप मध्यकालीन भारत में चलेंगे तो दिल्ली सल्तनत भी पढ़ना है, मुगल काल भी पढ़ना है और अलग अलग डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। दक्षिण भारत का भी इतिहास को पढ़ना है। अगर आप आधुनिक भारत में चलेंगे तो सिपाही विद्रोह से लेकर के आपको पूरी जो 1857 से लेकर के 1950 तक में जो घटनाएं घटी हैं तभी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने भी पीजेंट रिवोल्ट हुए हैं उनको आपको पढ़ना होगा, जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट हुए हैं ये आपको पढ़ना होगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जानकारी स्ट्रॉन्ग होने लगेगी और आप आसानी से पास भी करते जाएंगे। अब आधुनिक भारत के बाद में जब बात करेंगे दूसरे पेपर की, जिसमें किया जाता है, अब एक क्वेश्चन और आता है, वर्ल्ड का इतिहास पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। क्योंकि विश्व के इतिहास से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बट कुछ कुछ चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है,
या फिर जो जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो ऐसे चीज़ों से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो आपको ये मान करके नहीं चलना है कि ये नहीं पढ़ेंगे, ये छोड़ेंगे, तमाम चीज़ों को एक बार में पढ़ लेना है। इसलिए ही हमने काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद में इस वीडियो को बनाया है, जिसमें सारी सिलेबस भी एक साथ मिल रही है वीडियो में आपको, और आपकी तैयारी की सटीक डायरेक्शन क्या होगा ये भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं साथ ही साथ। अब यहाँ पर एक सवाल हम आपको और बताएंगे कि आपको जो दूसरा पेपर है, जिसमें कि हमारा संविधान है और लोक प्रशासन है, हमारा संविधान में प्रस्तावना से लेकर, मैंने फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट, जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। चुनाव आयोग के क्या काम है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, माइनॉरिटी कमीशन क्या करती है, अमेंडमेंट कौन कौन सा हुआ है, इस सारे चैप्टर को आपको पढ़ने। राष्ट्रपति के काम क्या है, उप प्रधानमंत्री का क्या कॉन्सेप्ट है, उपराष्ट्रपति का क्या काम है। जब आप पूरी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो फिर लोक प्रशासन पढ़ना है, जिसमें 5-6 सिद्धांत के अलावा नया लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, ब्यूरोक्रेसी का क्या काम होता है, कितने प्रकार से सिस्टम काम करती है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आप जो तीसरे पेपर पर जब आप जाएंगे, जो इकोनॉमिक्स है, जिसमें आप शुरुआत करेंगे जीडीपी जीएनपी से, राष्ट्रीय आय से शुरुआत करेंगे। बैंकिंग सिस्टम है, शेयर बाजार है, बेरोजगारी, गरीबी जिसको पॉवर्टी बोलते हैं, इसके अलावा जितनी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, एग्रीकल्चर पॉलिसी होती है, रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री है, हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, गवर्नमेंट की नई पॉलिसी क्या आ रही है, क्यों इकोनॉमिक रिसेशन हो रहा है, क्यों इतनी समस्याएं हैं बेरोजगारी की, कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालते हैं, और आर्थिक उदारीकरण क्या है, उदारीकरण काल में क्या हुआ। तो इसमें रिसेंट परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका रिसेंट अप्रोच होता है, मतलब क्वेश्चन हो और उसका रिसेंट अप्रोच हो तो आपके लिए वो इजी हो जाता है बनाना। तो इस क्वेश्चन को भी ज़रूर से बनाने की कोशिश कीजिएगा। हमको लगता है कि ये लाभ आपको ज़रूर मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि रिसेंट के साथ जब तक इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे, अगर कहीं पे बेरोजगारी की समस्या हो रही है तो आज की चुनौतियां क्या है, कोई बहुत बड़ी महामारी फैल जाती है तो उसके वक्त में सरकार की चुनौतियां क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी सोच क्या है, राज्य के पास रेवेन्यू कैसे आता है, सेंटर स्टेट के बीच में रेवेन्यू का बंटवारा कैसे होता है, जीएसटी लगाने से क्या लाभ हुआ है, जो चीज़ें घटनाएं घट रही उसमें आपको अप्लाई करना है आज के पॉइंट्स को। जब आज के पॉइंट्स को आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत आराम हो जाएगा और इजी लगने लगेगा कि हाँ चलो हम आसानी से परीक्षा को पास कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे तैयारी करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ध्यान रखना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आप आईआईटी पास करना है। बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि आपको नीट पास करना है। इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो अप्लाइड होते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो आप देख रहे हैं कि इससे हमको लाभ क्या है। अगर सैटेलाइट की आविष्कार हो रही है तो आखिर क्या लाभ हो रहा है, क्या साइक्लोन के बनने से कुछ लाभ हो रहा है हमें, किस प्रकार से पता चल जा रहा है, मौसम पूर्वानुमान में सैटेलाइट का क्या रोल है, सीमा सुरक्षा में इसका क्या रोल है, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुआ है तो इससे क्या लाभ होगा। तो आपको इसमें जितनी भी चीज़ें आएंगी जो आज के दुनिया के साथ में वो उसका कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कभी भी सिद्धांत पर नहीं जाना है कि हमको न्यूटन्स के लॉ रटने हैं, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, वैसे नहीं। उसकी एप्लीकेशन क्या है, वह कैसे फंक्शन करता है। जैसे पेट्रोलियम की अगर दिक्कत हो रही है, जिट्रोफा प्लांट से गाड़ी चलाने की बात हो रही है तो फंक्शन कैसे करेगा, इससे भारत को क्या लाभ होगा, भारत का इसमें रोल क्या है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आप जब अपनी तैयारी करते हैं तो अब इसका अगला पड़ाव होता है कि आप क्या पढ़िएगा। सिलेबस तो आपको पता चल गया, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि इसमें पढ़ाई क्या करेंगे। तो इसमें पढ़ाई में आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई के समय में योजना और कुरुक्षेत्र, ये 2 मैगजीन ऐसी है भारत सरकार की जो अच्छी होती है और ये विशेषांक आता है, किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको विशेषांक में इस पुस्तक का अध्ययन करना है, सबसे पहला काम है कि विशेषांक में इस पुस्तक का अध्ययन करना, जिसमें किसी खास मुद्दे पे होता है। कभी पंचायती राज पर होगा, कभी महिला सशक्तिकरण पर होगा, कभी स्वतंत्रता पर होगा, कभी देश के एग्रीकल्चर पर होता है, कभी वाटर प्रॉब्लम पर होता है, वाटर हार्वेस्टिंग पर होता है, कभी फॉरेस्ट पर होता है। इसका हर मुद्दा कोई एक क्वेश्चन होता है। तो आपको पूरी डेटा, और जब आप परीक्षा में लिखेंगे तो स्रोत जरूर लिखिएगा। योजना अंक 2020
नवंबर का, 2019 अक्टूबर का, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास में डेटा रहता है बट हो सकता है टीचर को जानकारी नहीं हो। ये ज़रूरी नहीं है कि टीचर सारा डेटा जानते हैं, बट अगर आप बोल देंगे तो टीचर को ऑथेंटिसिटी नज़र आती है और हो सकता है कि वो चेक भी कर लें। अगर जैसे टीचर के दिमाग में कोई डेटा है कि भारत का ग्राउंड वाटर इतना है और आपने योजना 2020 के नवंबर में पढ़ा कि इसमें इतना है, 2021 में आप पढ़ रहे हैं कि इसमें इतना डेटा आया है और कुछ पुराने टीचर को पता है कि इतना ही है, तो आपकी क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देंगे। अगर आप वहाँ पर स्रोत लिख देते हैं या फिर आप लिख देते हैं कि भारत सरकार का सर्वे, हर राज्य की एक सर्वे होती है और भारत सरकार का सर्वे होता है, इसको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। उसी प्रकार से बिहार का भी होता है, झारखंड का भी होता है, यूपी का भी होता है। तो आप उस सर्वे रिपोर्ट को जरूर देखिएगा, उस सर्वे रिपोर्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं और जब आपकी ये तैयारी हो जाएगी तो इंटरव्यू के लिए आपको जाया जाएगा। इंटरव्यू मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो आपकी उसमें सीधे क्वेश्चंस होते हैं। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू का डायरेक्ट मतलब होता है कि आपकी टू द पॉइंट, आपकी लाइफ की रिफ्लेक्शन है, आप किसी चीज़ को कितना अच्छा से प्रस्तुत कर देते हैं। आपकी प्रस्तुतिकरण ही इंटरव्यू है। आप किसी चीज़ को जितना अच्छा से प्रस्तुत करेंगे आपके लिए उतना अच्छा हो जाएगा। तो ये इंटरव्यू आपके जीवन का रिफ्लेक्शन होता है जिसमें नोबडी कैन चेंज यू विद इन 24 आवर्स। आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, बोलने का अंदाज कितना है, कैसा कॉन्फिडेंस है आपका, आप कितने प्लीजेंट है। आप कभी भी इंटरव्यू बोर्ड से लड़ाई नहीं करनी है, उनकी किसी बात को नहीं काटना है। आप शंका समाधान पे बात करते हैं या टू दी पॉइंट रहते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं या सीमित बोलते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इंटरव्यू बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि जब एग्जाम की बात करेंगे, एक नंबर जैसे 6th जेपीएससी में 600 कट ऑफ है जनरल का, 599 नंबर लाने वाले बच्चे छट गए, 598 नंबर लाने वाले बच्चे छट गए। तो एक एक नंबर महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ओलंपिक के मैच में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल होता है और जो 4th में पोजीशन पर आ रहे हैं वो भी 0.1 सेकेंड से छूट जा रहे हैं। उसी प्रकार से जो बच्चे छट रहे हैं वो कमज़ोर नहीं है पढ़ने में, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर से परीक्षा में छट जा रहे, तो कोशिश करनी है कि ऐसा दिक्कत नहीं हो किसी को कि वो 1 नंबर 2 नंबर से छटे। आपको ऐसा चक्का मारना है कि जो स्टेडियम के बाहर बॉल चला जाए। आप बाउंड्री लाइन में नहीं जाना है कि मे बी आउट, थर्ड एम्पायर का केस हो जाए। तो आपको अगर 600 नंबर गया है तो आप 650 का टारगेट रखेंगे, 700 का टारगेट रखेंगे। आपको रखना है 700 का टारगेट, तब आप 650, 670, 80 नंबर लाएंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट छोटा होगा तो आप नीचे गिर जाएंगे। तो अगर 1050 नंबर है और 600 और उसके बाद 100 नंबर की इंटरव्यू, तो टोटल 1150 हो गया। और उसमें अगर 600 नंबर में सिलेक्शन हो रहा है तो तकरीबन कितना नंबर हो रहा है आप देख लीजिए। 60% नंबर अगर आप लाइएगा किसी भी परीक्षा में, आईएएस में तो 45%, 55% पर भी सिलेक्शन हुआ है। स्टेट कमीशन के मेंस में नंबर कम आता है, आईएएस में भी कम आता है। कारण क्या है कि उनको जो चीज़ चाहिए, अगर आपने वो कॉपी पे नहीं लिखा है तो फिर नंबर नहीं आएगा। ऑनर्स में क्या होता है कि आप कितना पेज लिखे हैं, आप कितना ज़्यादा लिखें, आप जितना ज़्यादा लिखें उतना ज़्यादा नंबर आपका आएगा। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है कि टू दी पॉइंट लिखें, जितना सटीक लिखें, जितना सही लिखें, उस पर ही नंबर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी जिससे हमें लगता है कि आप एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं और एग्ज़ाम पास करने में आपको दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए आप नोट्स कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे? इसके लिए सही समय होता है। सबसे पहला काम क्या आप पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हमारी समझ से एनसीईआरटी सफिशिएंट होता है, लेकिन बच्चे एनसीईआरटी अच्छा से नहीं पढ़ते हैं और फिर वो इंटरनेट में, सोशल मीडिया में तरह तरह का नोट्स खोजने लगते हैं। अगर किसी ने एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ाई कर लिया और इसके लिए आपने एक जगह पर एक प्लेन पेपर पर आप मोटी मोटी कॉपी बना ले 5-6, और उसके साथ साथ आप 1/4 छोड़ करके उसमें नोट्स बनाने की शुरुआत करते हैं और रोज़ कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलेगा। क्योंकि आप इस सोशल इंडिया में रह रहे हैं तो आपको प्रतिदिन कुछ जानकारी मिलेगी। कभी रिजर्वेशन पे कोई जजमेंट आ जाएगा, कभी गवर्नर के ऊपर आ जाएगा, कभी इकोनॉमिक पॉलिसी पर आ जाएगा, कभी शेयर बाजार पर आ जाएगा, और ये आपके चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। तो जब आप वहाँ पर जोड़ने लगेंगे, वहाँ पर लिखने लगेंगे, तो आपकी नोट्स क्या होगी, ताज़ा होने लगेगी। जैसे बोलते हैं ना, सब्जी बहुत ताज़ा है, तो नोट्स ताज़ा हो जाएगा। और अगर आप ट्रेडिशनल किसी के नोट्स को कॉपी करके रखें तो बासी हो जाएगा, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उससे आपको नंबर नहीं आने वाला है। तो आप टू दी पॉइंट होने के लिए नए जजमेंट को घुसाना बहुत ज़रूरी होता है। जो टू दी पॉइंट होता है, बेरोजगारी पर नया डाटा क्या आया, गरीबी पर नया डेटा क्या आया है,
साइंस का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, संविधान पर नया अमेंडमेंट क्या हो रहा है, देखिए सब चीज़ करेंट इवेंट है। अब उसके साथ आप खाली नोट्स पर डालते जाएंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। 1 साल की मेहनत चाहिए, आपको हड़बड़ाना नहीं है कि हमको 3 महीने में रिजल्ट चाहिए। अगर 1 साल का मेहनत होगा, पेशेंस होगा, तभी इस प्रकार के रिजल्ट आपके पास आ पाएंगे। क्योंकि ये जैसे बैंकिंग परीक्षा को 2020 मैच बोला जाता है, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव परीक्षा लिख कर के आए, परीक्षा में रिजल्ट आ गया। यहाँ पर पेशेंस है, जिसमें आपको देखा जा रहा है कि आप कितना अच्छा लिखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको बड़े शहर में आना है या कोचिंग करना ही पड़ेगा। आप घर में बैठ करके कर लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिए, किसी का हमारा करना हमारा कर लीजिए, दूसरा करना दूसरा का कर लीजिए। हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो डेमो क्लासेज में कई फ्री वीडियो रहती है, उससे करना उससे कर लीजिए। क्लास ज्वाइन करना है वो कर लीजिए, नहीं करना है मत कर लीजिए, लेकिन घर में बैठ करके तैयारी कीजिए। क्योंकि आप जब तैयारी करेंगे तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सिलेबस की अगर डिटेल्स बातचीत करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि, और फ्लो चार्ट क्या होता है। जैसे मानसून आया तो मानसून क्या है, फिर ये क्यों आता है, आप तीर के निशान देख करके बता दिए क्यों आता है। उसके बाद आपको बताना है कि मानसून से भारत को क्या लाभ है, भारत के किस किस प्रदेश में जाता है। आप घर में भी जब फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे, फेलियर ऑफ मानसून क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, जेट स्ट्रीम क्या होता है, वेस्टर्ली हवाएं क्या है, आईटीसी जेट क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड क्या है। आप एक चीज़ से जब लिंक करना शुरू करेंगे तो आपको नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। जब आप सिपाही विद्रोह पढ़ रहे हैं तो आपको जोड़ना है कि सिपाही विद्रोह क्यों हुआ, क्या क्या कारण थे, पॉलिटिकल थे, सोशल थे, इकोनॉमिकल थे। और उसके बाद आपको देखना तात्कालिक कारण क्या था और इसका क्या इम्पेक्ट पड़ा, भारतीय राजनीति में इसका क्या इम्पेक्ट पड़ा, किस प्रकार से शासन व्यवस्था छीनी गई। वैसे स्वदेशी मूवमेंट हुआ, उसी प्रकार से गांधी जी सारे आंदोलन को करते थे, बीच में वापस ले लेते थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता बरकरार थी। क्यों? गांधी जी ने 1942 में क्यों कहा करो या मरो। आप जब सोचेंगे क्वेश्चन को तो लगेगा कि हाँ यहाँ पर कोई बात जरूर है। जब संविधान की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पर गवर्नर की ताकत ज़्यादा है राष्ट्रपति से, भारत में प्रधानमंत्री को ही ताकत क्यों दिया गया, राष्ट्रपति को क्यों नहीं दिया गया है, उपराष्ट्रपति का क्या रोल होता है, कैबिनेट का क्या रोल होता है। जब आप सारे चैप्टर्स को करेंगे तो आपकी क्लियरिटी आती जाएगी। हड़बड़ाना एकदम नहीं है, आप घर में तैयारी कर रहे हैं हड़बड़ाइए नहीं। बहुत से लोग क्या होते हैं कि इतने दिन से कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे तैयारी शुरू करते हैं वो 10 दिन में 15 दिन में हड़बड़ा जाते हैं। उनको लगता है ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जैसे आप पार्टी में जाते हैं ना, सारा खाना रखा हुआ है, तो कोई आदमी हड़बड़ा करके सारा चीज़ खाने लगे, पूरा खा लेंगे एक ही दिन में, तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप हड़बड़ा करके पढ़ाई कीजिएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। आप पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ जब तैयारी करेंगे तो आपको आसानी होगी, आपके लिए है सारा चीज़। अब किताब तो बहुत है आपके घर में, किताब दुकान में कई किताब है, आप खरीद करके ले आइए, सारा को पढ़िए, देखिए कुछ याद नहीं रहेगा। जैसे हम लोग मेला में जाते हैं और रोज कई लोगों का चेहरा देखते हैं, कुछ याद रहता है क्या, नहीं रहता है। लेकिन आप क्लासरूम में जिसके साथ बैठे उसका चेहरा याद रहता है, जिसके साथ नौकरी कर रहे हैं उसका चेहरा याद रहता है। क्यों? एक चीज को बार बार देख रहे हैं। इसी प्रकार से आप पढ़ाई में भी करेंगे, आप एक चीज को बार बार देखेंगे, जब टू दी पॉइंट रहेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट से चलिएगा। ये क्वालिफाई होने वाली टेक्निक है, और बिना क्वालिफाई नहीं होने वाली बहुत टेक्निक है। दुनिया भर का किताब पढ़ लीजिए, दुनिया भर का चैनल वॉच करते रहिए, दुनिया भर का नोट्स खरीद लीजिए, बहुत दवाई खाते रहिए, क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाई खाने वाला आदमी का शरीर बहुत डैमेज हो जाता है। आपको सीमित सामग्री चाहिए, टू दी पॉइंट चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। जैसे कसरत करने वाले रेगुलर कसरत करते हैं, उसी प्रकार से पढ़ने वाले रेगुलर पढ़ाई करेंगे, परीक्षा पास करेंगे। उनको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप देखते होंगे, चाहे आप बच्चा में थे चाहे आज हैं, जब जब नंबर कम आता है तो हम लोग आरोप लगा देते हैं टीचर पर, हम लोग आरोप लगा देते हैं बोर्ड पर। नंबर कम आया, हम सीधा बोल देते हैं कि इसमें हमको टीचर जानबूझ के नंबर नहीं दिया क्योंकि हम ट्यूशन नहीं पढ़ते थे। तो ये बोल करके हम खुद से संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन इंडिया टॉप करने से आपको किसने रोका था? झारखंड टॉपर बनने से किसने रोका था? तो तब आपको लगेगा कि नहीं, हमसे अच्छा कैंडिडेट भी है। उसी प्रकार से जब कोई आईएएस नहीं बन पाते हैं, जब वो कोई बीपीएससी नहीं पास किए, जेपीएससी नहीं किए, तो क्लेम कर दिए कि नहीं इसमें धांधली हो गया। हो सकता हुआ हो, लेकिन उसमें भी मेरिट पे तो सिलेक्शन हो रहा है। जब गांव-गांव के बच्चे का हो रहा है, गरीब बच्चे का हो रहा है, तो आपको इस आशा के साथ तैयारी करना है कि अगर आप तैयारी की शुरुआत किए, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। आप करेंगे, 100% करेंगे।
और उसके लिए आपको अपने एक पेज में, एक डायरी में लिखना है कि आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं, आप कलेक्टर बनने जा रहे हैं, आप डिप्टी कमिश्नर बनने जा रहे हैं, आप एसपी बनने जा रहे हैं। तो एक एसपी की बिहेवियर कैसे होती है, एक डीसी का बिहेवियर कैसा होता है, एक ऑफिसर का बिहेवियर कैसा होता है, आपको अपने लाइफ में इन चीजों को लाना है। जब आप लाइएगा, उस प्रकार से सोचिएगा, आपकी कोई बाधा नहीं है, आप पास करिएगा। और इस पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे पास कई व्यूअर ने कमेंट किया था कि सर कुछ गरीब बच्चों के लिए क्लास चलाइए, हम फ्री वीडियो भी भेजते हैं और काफ़ी कम खर्च पर हमारी क्लासेज चलती है। जो ऑनलाइन क्लास होती है वो काफ़ी कम खर्च पर है, और जो आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि सिलेक्शन हुआ होगा, हो सकता है कहीं और से भी हुआ हो, लेकिन हमारे पास जो डेटा है उसमें 80+ की सिलेक्शन है। टॉपर्स में कई लोग हमारे हैं, और जो लोग हमारे यहाँ डायरेक्ट नहीं पढ़े वो भी बताते हैं कि नहीं, हम तो यूट्यूब से लगातार आपका वीडियो से फ़ायदा लिए, हमको बहुत लाभ हुआ। किसी को प्रेरणा देना भी एक बहुत बड़ा लाभ होता है, क्योंकि आज जिस प्रकार से सुसाइड केस हो रहा है, उसमें अगर कोई आदमी ने किसी को जीवित रखने का रास्ता दिखा दिया, उसने बहुत बड़ी उपलब्धि दे दी। निराशा काल में अगर आपको तैयारी करने की दिशा में कोई एक प्रेरणादायक चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि सटीक प्लानिंग भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। डॉक्टर क्या करता है, सिर्फ सही दवाई बता देता है, खाना तो आपको है। तो अगर आप जब अच्छा हो जाते हैं ना, बोलते हो डॉक्टर बहुत अच्छा था। हम वैसे हजारों लोगों का शुक्रगुजार हैं जो लोग आज पास करने के बाद हमारा नाम लेते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस उनको मिल पाया था, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जरूर से पास कर जाइएगा। और पास होने के बाद आपके साथ भी हमारी इंटरव्यू होगी, जैसे लाइव इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। ये बहुत कम आपने देखा होगा, लोग दावा कर देते हैं कि हमारे यहाँ से इतना सिलेक्शन हुआ है, फोटो छाप देते हैं, लेकिन आपने इंटरव्यू पास होने के बाद बहुत कम लोगों का देखा होगा, जो हम दिखा रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। तो आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा विश्लेषण अच्छा लगा होगा, कैसे तैयारी करने, क्या फोकस होना चाहिए आपकी तैयारी में। अगर ये सारी चीज़ें के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से पास कर जाएंगे। अब पुस्तक के नाम हम बता रहे थे, जिसमें एनसीईआरटी, योजना और कुरुक्षेत्र, ये 2 पुस्तक जरूर लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और उस स्टेट का जहाँ पर आप एग्जाम लिख रहे हैं जरूर लीजिएगा, और उस राज्य की छोटी छोटी चीज़ों को जानिएगा जहाँ पर आप परीक्षा लिखने गए हैं। और ज़्यादा परीक्षा नहीं लिखना कि आपको 8 राज्य में घूमना, नहीं। अगर आप आईएएस लिख रहे हैं, उसके साथ में 1 या 2 राज्य को टारगेट कीजिए, झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश, झारखंड उत्तर प्रदेश। ऐसा कभी मत कीजिएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार सब राज्य परीक्षा लिखेंगे, नहीं, ऐसा मत करिएगा। उससे आपकी एनर्जी बेकार का जाएगी, पैसा भी खर्च होगा, और आपकी तैयारी में लाइन लेंथ नहीं रहेगा। कभी ये पढ़ो कभी वो पढ़ो, ऐसा कभी नहीं। 2 एग्जाम को टारगेट करना, संघ लोक सेवा आयोग और कोई स्टेट कमीशन को। और जो लोग तैयारी जेएसएससी का कर रहे हैं, बैंकिंग का कर रहे हैं, उनके लिए खास बात है कि अगर आप अपर लेवल की तैयारी कर लेते हैं, थोड़ी सी रीजनिंग मैथ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपका हो जाएगा, क्योंकि तो ट्रिक्स पर आधारित होती है। और ढेर सारी चीज़ें आजकल पूरी चीज़ फ्री में रहती हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप उसका लाभ लीजिएगा, और उस लाभ से आप क्वालिफाई कीजिएगा और हमारा लाभ होगा। आप नहीं पास कीजिएगा तो हमको नुकसान हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप सारे लोग पास कर जाइए, तैयारी शुरू कीजिए आज से। और जो भी दिक्कत होती है हमारे साथ, आप जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, हमारा नंबर है 9431156794, इस पर मैसेज जरूर करते रहिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।